डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में ये बात कही गई है कि जो एम्प्लॉइज एफिशिएंट हैं, जो अपने टारगेट्स को पूरा करते हैं, टारगेट्स के भी ज्यादा काम कर लेते हैं, उससे भी आगे बढ़ के काम करते हैं, उनके लिए एक अलग वेज सिस्टम होना चाहिए। और इस टेक्निक में ये भी कहा गया है कि जो वैसे वर्कर्स हैं जो इनएफिशिएंट है, अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, उनको भी पॉजिटिवली मोटिवेट करना है कि वो अपने टारगेट को पूरा कर सके और एफिशिएंसी के तरफ बढ़े। हाउ दे विल मूव टुवर्ड्स एफिशिएंसी इज अ टेक्निक, एंड दिस टेक्निक सेज दैट व्हेन यू अनाउंस एक्स्ट्रा पेमेंट्स फॉर गुड वर्क, the employees get motivated and they gradually become efficient. तो इस टेक्निक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज, यानी दोनों के लिए अलग अलग वेजेस की व्यवस्था करती है ये टेक्निक। एफिशिएंट एम्प्लॉइज विल गेट मोटिवेटेड ड्यू टू द एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू देम। अगर आप एफिशिएंट एम्प्लॉइज को एक्स्ट्रा वेजेस पे करेंगे तो डेफिनेटली वो और मोटिवेट होंगे और वो अच्छा कार्य कर पाएंगे। When payment is given according to the number of units, the production gets increased. और इसमें इस टेक्निक में एक और भी बहुत अच्छी बात कही गई है कि अगर यूनिट वाइज आप पेमेंट तय कर दें कि एक यूनिट के लिए आपको, एक यूनिट बनाने के लिए आपको ये पेमेंट दी जाएगी, तो वर्कर्स इससे और बेहतर काम करेंगे और नेट प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। नेट प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो टेलर के द्वारा दी गई थी। इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज को पॉजिटिवली मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। एक टीम में अगर लोग काम नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो उनको कौन सा फैक्टर मोटिवेट करेगा ये देखना बहुत जरूरी है। और पेमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को। तो इसमें यह कहा गया कि ये डिफरेंशियल वेज सिस्टम को, इस टेक्निक को लागू किया जाए। अब इस टेक्निक के साथ जो बातें हैं, एक स्टैंडर्ड वेज फिक्स कर लिया जाए। ये स्टैंडर्ड वेज जो फिक्स कर लिया जाए, एक स्टैंडर्ड वेज बनाया जाए और इस स्टैंडर्ड वेज में ये प्रावधान रखा जाए, ये अरेंजमेंट्स हों, ये अनाउंसमेंट्स हों कि अगर कोई एम्प्लॉय जो टारगेट्स दिए गए हैं उससे भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोडक्शन करता है, तो उसको अलग रेट से पेमेंट किया जाएगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं और ये एग्जाम्पल मैं लेता हूं। लेट्स से कि यहाँ हम लोग लेते हैं कि इस एग्जाम्पल को आप लोगों ने ये नोट कर ही लिया होगा, मैं समझता हूँ। तो जब आपने इसको नोट कर लिया है तो मैं इसको रब करता हूँ और रब करके हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल ये लेते हैं यहाँ पे कि वर्कर्स को 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया। 10 यूनिट्स, एक यूनिट के लिए जो प्राइस फिक्स की गई है, वेज फिक्स किया गया है, वो है 50 रुपीज। तो इस हिसाब से एक दिन का 500 रुपीज पेमेंट बनता है। ये हो गया स्टैंडर्ड। इसमें अब कहा गया कि अगर किसी ने 10 से ज्यादा प्रोड्यूस किया, लेट्स से किसी ने 12 प्रोड्यूस कर दिया, 12 यूनिट की प्रोडक्शन की, तो अब उसकी जो वेजेस होंगी वो हो जाएगी 60 रुपीज। तो नेट अमाउंट बन जाएगा 720 रुपीज। और इसी तरीके से अगर किसी वर्कर ने जो इनएफिशिएंट है, पूरा नहीं कर पाया टारगेट, उसने 8 यूनिट ही बनाया दिन भर का, तो उसकी जो वेज होगी वो 40 रुपीज के रेट से होगी और तब उसे पे होगा ₹320। अब आप इस टेक्निक में ये बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ज्यादातर जो वर्कर्स हैं वो यहां आना चाहेंगे, क्योंकि सभी लोग जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न मोर एंड मोर। अब अगर सब लोग इसके लिए मोटिवेट होते हैं कि हम 12 यूनिट किसी तरीके से बना लें, तो आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है ऑलरेडी वो बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, वर्कर्स बेहतर काम करेंगे
और ये टेक्निक उस हिसाब से एक बहुत ही अच्छी टेक्निक समझी जा सकती है। आई होप दैट यू ऑल आर क्लियर विद दिस टेक्निक। इस टेक्निक को समझना बहुत ही आसान है, इसको आप बहुत आसानी से समझ चुके होंगे। और इस तरीके से अब हम लोग अगले टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं। एफडब्ल्यू टेलर की जो लास्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है वो है मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन की टेक्निक में ये बताया गया है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों को ही अपने एटीट्यूड में चेंज लाना चाहिए। किस तरह का चेंज? पॉजिटिव चेंज। दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। दोनों वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक इस तरह के माहौल का निर्माण होना चाहिए जिसके अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था कायम हो जहां पे आपसी ट्रस्ट, एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान, बहुत आदर का रवैया दोनों के मन में हो। वहां शंका के लिए या किसी प्रकार के कोई पूर्वाग्रह के लिए कोई जगह ना हो। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। आइए इन ऑब्जेक्टिव्स को हम देखते हैं कि मेंटल रिवोल्यूशन का क्या अर्थ है। मेंटल रिवोल्यूशन, मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कब होगा? जब वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे को एक टीम के रूप में स्वीकार करेंगे। जब दोनों एक साथ मिलेंगे और दोनों मिलकर ये तय करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उनको अचीव किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि इन ऑब्जेक्टिव्स को हम समझें। अब ये ऑब्जेक्टिव्स हैं चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी इसमें देखा कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों आपस में एक दूसरे को राइवल्स के रूप में देखते हैं। अगर दोनों के एटीट्यूड्स में पॉजिटिव बदलाव आ जाए, जो कि जरूरी है, और जितने भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसी आधार पे आज सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि वहां वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों के अंदर, दोनों के एटीट्यूड में एक फर्क है। इसके लिए ही ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया जाता है। जब भी नए वर्कर्स को लिया जाता है, नए एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में लिया जाता है, तो एक ओरिएंटेशन का प्रोसेस होता है। उस ओरिएंटेशन के प्रोसेस में मैनेजमेंट के विचारों को वर्कर्स समझते हैं। वर्कर्स के एटीट्यूड को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करके ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं उनको समझाया जाना, ये ओरिएंटेशन के प्रोसेस में होता है। तो इस तरीके से एक चेंज, एक बदलाव आए जो पॉजिटिव हो, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट के दृष्टिकोण से देखें। कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ये दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है ये तभी इसकी फुलफिलमेंट होगी जबकि पहले ऑब्जेक्टिव की फुलफिलमेंट होगी। यानी कि जब पॉजिटिव एटीट्यूड से दोनों लोग एक दूसरे को ट्रीट करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कोऑपरेशन भी होगा। ये हम लोगों ने हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड इसमें देख लिया है कि हार्मोनियस इन्वायरमेंट जब हो तो कोऑपरेशन भी होगा, और जब कोऑपरेशन है अगर कहीं पे, तो ये आप समझ सकते हैं कि वहां पे हार्मनी भी होगी। और ये हार्मनी तब होगी जबकि देयर विल बी ए चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड। तो वो मेंटल एटीट्यूड पहले भी बताया जा चुका है। नजरिए में बदलाव, एक दूसरे के क्वालिटीज को देखने की जो है प्रवृत्ति, इंटेंशंस टू सी द गुड क्वालिटीज इन ईच अदर, रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशन और प्रेजुडिस फ्रॉम द माइंड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। किसी तरह का कोई पूर्वाग्रह ना हो, किसी तरह का कोई शंका ना हो। इसके लिए हमने जो प्रीवियस टेक्निक्स पढ़ी हैं, जिसमें वर्क मेथड है, जिसमें मोशन स्टडी है, खासतौर पर वर्क मेथड है, तो वर्क मेथड को अगर अच्छे तरीके से इस टेक्निक को अप्लाई किया जाए तो वहां पे सस्पिशन की कोई बात ही नहीं रह जाएगी। और वहां पे फिर एक बात और आती है, जो डिसिप्लिनरियन है, जो प्लानिंग में बैठते हैं, और दूसरे जो मैनेजर हैं, इंस्पेक्टर हैं, जो कि प्रोडक्शन में बैठते हैं, ये दोनों लोग ये इंश्योर कर लें कि इंस्ट्रक्शन मैनेजर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, रूट क्लर्क के द्वारा जो भी एक शेड्यूल तैयार किया गया है, टाइम क्लर्क के द्वारा जो भी टाइम मेंशन किया गया, स्पेसिफाई किया गया है,
उन सभी चीजों को अगर प्रॉपर तरीके से लागू किया जाए और सारी रिपोर्ट्स बढ़िया से बनाई जाए तो फिर किसने क्या कहा, किसने क्या सोचा, इसकी कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीपल शुड बी जज्ड बाय देयर वर्क, नॉट बाय व्हाट दे थिंक और नॉट बाय व्हाट अ मैनेजर फील्स। ये फीलिंग और ये जो एक कहते हैं राय बनाना, जजमेंट करना, ये जजमेंट काम के आधार पर मैनेजर्स को करना चाहिए। उसके लिए अगर सभी मैनेजर्स अपने अपने कार्यों को अच्छे तरीके से करें तो टेलर की इस टेक्निक में चूंकि अलग अलग कार्यों को करने के लिए स्पेशलिस्ट बुलाए गए हैं और स्पेशलिस्ट उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, तो इसकी संभावना ही यहाँ कम हो जाती है। और एक और भी बात इसमें है कि अगर एटीट्यूड पॉजिटिव हो तो शक की कोई गुंजाइश बचेगी ही नहीं। तो मैं समझता हूं कि हम लोगों ने ये पूरे सभी टेक्निक्स को अच्छे तरीके से समझ लिया है। आप सभी टेक्निक्स को बार बार लिख के प्रैक्टिस करें। उसको हो सके तो एक बार जो बुक है उसकी रीडिंग लगा लें। रीडिंग लगाने के बाद आप उसको लिख के फिर उसकी प्रैक्टिस करें तो ये टेक्निक्स आपको समझ में आ जाएंगे। इस चैप्टर में हम लोगों ने फाइल्स के 14 प्रिंसिपल्स को समझा। एक एक प्रिंसिपल को हम लोगों ने डिटेल में समझा और हम लोगों ने टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को पढ़ा। इनको पढ़ने के बाद टेलर के द्वारा दी गई टेक्निक्स को हम लोगों ने समझ लिया। यही इस चैप्टर में पढ़ना था। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चैप्टर अब हम लोग समाप्त करते हैं। यहाँ से आगे जो क्वेश्चंस हैं अब उन क्वेश्चंस को हमें देखना है। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, उसको हम लोग देखते हैं।